Hi guys, welcome back to my channel. I'm Siddharth Ghosh, and in today's lecture, we'll be discussing some important questions from the chapter Self and Personality for CBSE Class 12th. So हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड मैं आपको समझाऊंगा कि क्या मतलब कैसे आंसर्स लिखने वाले हैं एंड मैं आपको जो पीडीएफ है ये जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो मैं उस वीडियो में आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगा। सो सीबीएसई क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी से हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करने वाले हैं। दोज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो चैप्टर 2 self and personality. What is self? How does the Indian notion of self differ from the Western notion? कि self क्या फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो गया कि self क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ही है what is self and जो इंडियन नोशन से कैसे डिफर करता है फ्रॉम द वेस्टर्न नोशन। तो सेल्फ इज एन ऑर्गेनाइज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। व्हाट इज कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटी, जो मेंटली हम लोग काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइज cognitive structure है। It can be understood in terms of subject and object or INV, and it refers to the totality of one's conscious thoughts and feelings which pertains to one own self। कि ये totality of one's conscious thoughts जो feelings हैं अपने one's own self में जो हो सकता है। So इन दो है, हम लोग उसने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया कि जो इट रेफर्स टू टोटालिटी, कि एक का टोटालिटी वन की थॉट्स क्या है, कॉन्शियस थॉट्स फीलिंग्स, राइट। एंड अभी हम देखने वाले हैं कि जो जो सेल्फ है हाउ डज इट डिफर, हाउ डज इट वेस्टर्न एंड इंडियन। राइट हियर, राइट। So Indian concept of self, it is characterized by shifting nature of the boundaries। कि जो सेल्फ है वो कैसे कैरेक्टराइज बाय शिफ्टिंग नेचर। वन सेकंड, शिफ्ट हो जाता है, हर टाइम चेंज होता रहता है ना। बाउंड्रीज जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। Indian view does not make rigid dichotomies. It is based on collectivistic Indian society. So जो क्या है इधर क्या है, collectivistic Indian society, मतलब इसको इसके बेस्ड है क्योंकि it changes and इस पे कोई dichotomies है वो क्लियर नहीं है and it does not make rigid dichotomies। फर्स्ट यही है। वेस्टर्न में क्या है, इट बाउंड्रीज बिटवीन सेल्फ आर रिजिड, कि यहाँ की रिजिड है। it differentiate the like जो individuals they differentiate from the group and from themselves, कि वो खुद से differentiate करते हैं from क्या बोलते हैं अपने आप से and group से they differentiate। they hold clear dichotomies between self and group, holds clear dichotomies based on individualistic। Indian क्या था, collectivistic था, western था individualistic। so I think आपको clear हो गया। I'll just put the mic here। So I hope you can hear me clearly। So in the second question, what is meant by delay of gratification? Why is it considered important for adult development? कि ये चीज जो है, why is it considered important? क्यों important है? And what is meant by delay of gratification? So learning to delay or differ from gratification needs is called self control। Learning to delay मतलब क्या हुआ, लेट करना है ना। और डिफर फ्रॉम ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स, उसको हम बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। ये कहाँ से इमर्ज हुआ, फ्रॉम सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन इज अ बिहेवियर कॉम्पोनेंट ऑफ सेल्फ। एक बिहेवियर कॉम्पोनेंट है सेल्फ रेगुलेशन, एंड इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू मॉनिटर एंड ऑर्गेनाइज, मॉनिटर ओन्स बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइज इट।
कि अपना बिहेवियर को हम अपना मॉनिटर करें एंड ऑर्गेनाइज करें. People who can change their behavior according to demands of the external environment are high on self monitoring. कि अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल डिमांड अगर हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं या कुछ लोग जो चेंज करते हैं देन हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग. इट लीड्स टू सेल्फ रेगुलेशन लीड्स टू सेल्फ कंट्रोल. इट प्लेज अ key role in fulfillment of long term goals. Indian culture provides us effective mechanisms like fasting and non attachment with worldly things to develop self control. कि इंडियन कल्चर क्या है वो एक इफेक्टिव मैकेनिज्म्स मतलब जैसे फास्टिंग हो गया, रोजा हो गया, व्रत हो गया, है ना, या नॉन अटैचमेंट विद वर्ल्ड टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं. इट इज वन एबिलिटी टू से नो, कि नो बोल सके, है ना. जैसे हम लोग ने असर्टिवनेस उसमें था मीटिंग लाइफ चैलेंजेस कि लर्न टू से नो when required, है ना. अब बार बार तो यस नहीं बोल सकती, you have to say no. Psychological techniques to develop self control are observation of our own behavior. You have to observe your own behavior कि आप कैसे मतलब आपका behavior क्या है. It provides us with necessary information that may be used to change, modify, strengthen certain concepts of self. कि ये modify, rectify करता है कि हमारा behavior में कहाँ गलती है. मतलब अगर हमें no बोलना है, जैसे no बोला है ना, तो हमें modify करना पड़ेगा, मतलब strength करना पड़ेगा. Self instruction, we often instruct ourselves to do something and behave the way we want. कि हम अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमें ऐसे करना है एंड इस सिचुएशन में ऐसे बिहेवियर लाना है. सेल्फ reinforcement, it involves rewarding behaviors that have pleasant outcomes like going out to see with friends if we do well in exams. सेल्फ reinforcement क्या है? अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे हैं, वे रिवॉर्डिंग आवरसेल्व्स, राइट. जैसे यहाँ दिया हुआ है, या मान लो आपने 3 hours के लिए पढ़ा, तो फोन चलाओ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, फोन में, राइट. तो फोन आप चला सकते हो. दैट इज सेल्फ रीइंफोर्समेंट. सेल्फ control is important for the development of mature personality. This is the reason that all cultures emphasize the self control. It helps in fulfilling of long term goals. In culture provide us with certain ये तो मैंने आपको बता दिया, फिर से लिखा है. तो आप ये बता सकते हो कि इंडियन कल्चर जो है वो प्रोवाइड करता है जैसे इफेक्टिव मैकेनिज्म्स, जैसे व्रत रखना या रोजा है ना. तो और एंड नो अटैचमेंट, नो attachment with worldly things for developing self control. It is important for effective, ये बोल देना, this is important point, कि self control is also important for effective functioning. ये effective functioning के लिए और social network के लिए यूज होता है. अब आते हैं personality में. How do you define personality? What are the main approaches to study of personality? The word personality is derived from the Latin word persona, which means mask or false face, which Greek actors used to wear when acting on stage. According to Gordon Allport, personality is a dynamic organization within the individual those are psychological systems that determine his unique adjustment to his environment. तो वर्ड जो वर्ड पर्सनालिटी है वो कहाँ से डिराइव होता है? लैटिन वर्ड पर्सोना, जिसको बोलते हैं मास्क और फॉल्स फेस. मास्क पहन के, जैसे जो ग्रीक के एक्टर्स होते थे वो स्टेज में जब वो थिएटर्स करते थे तो वो दे यूज्ड टू वेयर दिस मास्क फॉर व्हेन दे एक्टिंग. So according to Golden Allport, पर्सनालिटी का एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल. वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल के पास ही of those psychological systems जो determine करता है his unique adjustment, कि वो adjust कैसे पड़ता है according to the environment. One of the major approaches to understand personality was to develop theories on what it was. There are many broad personality theories which can be grouped into categories. तो एक तो मतलब major approaches कैसे था to understand personality sorry guys, personality was to develop theories, की theories develop करनी थी, right. So there are many broad personality theories which can be grouped.
So broad, this is dynamic approaches which emphasize ongoing interaction among motives, impulses, and psychological process. Type and train approaches, trait होगा, not train, trait, which focus on people's character stubbornness, shyness, and so forth, and how these characters are organized into system. कि type और traits समझ के मतलब जो वो फोकस करते थे पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनके स्टबर्ननेस, जिद्दी है ना, शाइनेस, कितने शाय हैं, एंड सो फोर्थ. सो हाउ these characters are organized into system की system में how these characteristics are organized. Humanistic approaches which emphasizes self and importance of individual subjective view of the world. कि individuals का subjective view कैसा है अगर हम humanistic approach पढ़े तो. Learning and behavioral approaches, learn करना which emphasize the way habits are acquired through basic learning process. कि habits कैसे acquire किया है individual through basic learning process है ना. जो what is trait approach to personality? How does it differ from type approach? कि trait approach क्या है to personality and how is it different from type approach? Trait approach explain trait approach of psychology explain the personality on the basis of specific psychological characteristics की बात करता है. Type approach psychologists believe that the personality can be classified into broad categories. ये broad classify the broad categories. Traits are relatively stable, persistent, and characteristic patterns of which makes the individual different from others. Traits क्या है? It's like unique thing कि हम लोग वो differ कैसे करते हैं from other individuals. हमें कैसे differ करते हैं? मुझे कैसे differ करते हैं from other individuals? The overlapping, that is inclusive in nature. The specific psychological characteristics, shy or timid. ये specific psychology, मैं shy हूँ या मैं timid हूँ, है ना? Type or cluster of similarity. The cluster of similar traits. These are broad category. Broad categories में हम लोग बोल सकते हैं. But yeah, मतलब they're very exclusive. Exclusive in the sense, मान लो मैं introvert हूँ या मैं extrovert हूँ या मैं ambivert हूँ, है ना, वो type हो गया. Trait क्या है? They're like हम लोग specific psychological कि मैं शर्मीला हूँ, शर्मीला मतलब shy हूँ या timid हूँ, छोटा हूँ. How does Sigmund Freud explain the structure of personality? Sigmund Freud जो है या फ्रॉइड ही बोल देते हैं, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी. तो अगर हम उनकी बात करें तो तीन चीजें आती हैं. ईगो, थ्री थिंग्स आते हैं, सॉरी. एड, ईगो, एड हो गया जिद्दीपन. जिद्दीपन कैसे? मुझे फॉर एग्जांपल मुझे चॉकलेट चाहिए, अभी चाहिए, अभी क्या, अभी चॉकलेट चाहिए, दैट इज इड. ईगो क्या होगा, मतलब ईगो हम बोल सकते हैं it develops out of it because the necessity for dealing with the real world. हम डील करना पड़ेगा with the real world. मतलब एक तो मैं आपको ऐसे अगर मैं बात करूँ, एड एक जिद्दीपन है, सुपर ईगो इज लाइक, मान लो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. ईड और सुपर ईगो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. ऐसे एक्सप्लेन मतलब क्या, मैं आपको ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. एक तो मैंने समझा कि जिद्दीपन है, वेरी जिद्दी है ना. जिद्दी इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको चॉकलेट चाहिए, मुझे अभी के अभी चॉकलेट चाहिए, मुझे अभी के अभी. ठीक है. सुपर हीरो क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप मूवी हॉल गए हो एंड आपने देखा है, आप कहीं मॉल गए हो एंड आपको नीचे दिखता है कोई वॉलेट गिरा हुआ है, राइट. तो वॉलेट गिरा हुआ है तो आप बोलोगे, आप सोचोगे कि हाँ उस जिसका भी गिरा है उसको वापस दे देते हैं. तो दैट इज सुपर ईगो, पेरेंट. ठीक है. अभी हम बात करते हैं. So it is the original source of personality present in newborn infant from which the ego and superego later develop. It consists of everything that is inherited, including the instinctual drives, sex, and aggression. It is closely linked to the biological process and provides the energy source, the libido, for the operation of all three systems. It is totally unconscious and works on pleasure principles regarding of any external protection cost of seeking the gratification. मैंने वही बोला ना, मुझे अभी के अभी आइसक्रीम खानी है, मुझे अभी चॉकलेट चाहिए. So that is id. ईगो क्या हो गया,
It develops out of it because the necessity for dealing with real world. It is to hold the ID and check until condition allows for the satisfaction of its impulses. It operates on reality with reality. A hungry man would want to have food at any cost due to its impulses, but it is the ego which delays this hunger impulse until the appropriate conditions are found. कि कोई बात नहीं, मैं बोला कि हंगरी मैन को खाना चाहिए होगा ना, बहुत भूख लगी होगी, बट अगर ईगो बोले कि हंगर भूख बाद में भी लग सकती है, बट अगर मिल जाए तो तभी खाना खाएंगे, जब भी कोई खाना दिखता है अच्छा वाला तभी हम खाना खा खा पाएंगे, या अफोर्डेबल प्राइस है तो हम तभी खाना खा पाएंगे रेस्टोरेंट में, या हमारे पास दाल चावल हम बना के खा लेंगे. ठीक है, द ego is essentially executive of the personality. It keeps a person working for a living, getting along with people, and generally adjusting to the reality of life. Ego mediates between the demands of ID, the reality and demands of the super ego. अब आते हैं सुपर ईगो, जैसे मैंने आपको बताया था. इट इज रिलेटेड टू values and morals of the society as taught to us to by parents and others. It works according to the social norms. It is concerned with morality whenever various ways that could satisfy ID sub impulses are right or wrong. ये बताते हैं कि what is right for us और what is wrong for us. मैंने वही बोला ना, जैसे अगर एक मान लो मॉल गया है एक बंदा, इंडिविजुअल सॉरी, इंडिविजुअल मॉल गया है एंड वो बोलता है कि नहीं यार, ये किसी और का वॉलेट है, मेरा तो नहीं है, मेरे को चोरी नहीं करना चाहिए, सो आई थिंक आई return this wallet to the respective person, individual. आई रिटर्न द वॉलेट क्योंकि उसमें उसका पैसा है. तो सुपर ईगो वैसे काम करता है. द मेन फंक्शन ऑफ सुपर ईगो टू इनहिबिट द अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेस ऑफ आईडी सच एज सेक्स एंड एग्रेशन. कि हमारे पास जिद्दीपन नहीं है, वो जिद्दीपन नहीं है ना, कि मुझे अभी की अभी ये, अगर किसी को पड़ा ले लेते, चलो ले लेते, नहीं ऐसा नहीं होगा ना हम वापस. For assume that it is energized by two instinctual forces called life instinct and death instinct. Life instinct is individual's tendency to construct, whereas death is for the destruction. According to Freud, life instinct is more dominant among human beings. तो फ्रॉइड ने ये बोला था, assume किया था कि it जो है उसके दो energize हुए हैं टू इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस से. वन इज लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट. लाइफ क्या है, वो इंडिविजुअल की टेंडेंसी होती है ना कि टू कंस्ट्रक्ट, बट जो डेथ है वो डिस्ट्रक्शन के लिए होता है. तो लाइफ जो लाइफ इंस्टिंक्ट है वो बहुत डोमिनेंट है ह्यूमन बीइंग. जैसे मैंने बोला ना, चॉकलेट मुझे अभी के अभी खाना है. अकॉर्डिंग टू फ्लॉयड, द इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स दैट एनर्जाइजेस द इट इज कॉल्ड लिबिडो. जो इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स होती है जो एनर्जाइज करती है आईडी को, वो लिबिडो होता है. It works on pleasure principle and seeks immediate gratification. It is source of energy. So this was like जो फ्रॉइड ने कैसे एक्सप्लेन किया था स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी. अब हम बात करते हैं हॉर्न एक्सप्रेशन. तो गाइस हम लोग ने आज ही 6 क्वेश्चन ही कर लिए हैं, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग 10-11 क्वेश्चन कर ही लेंगे. तो आई वोंट हॉर्नीज एक्सप्लेन एंड आप प्लीज मेरे को लाइक करो मेरे वीडियोस, मेरे चैनल को. अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज डू लाइक एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है, एंड इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, इट्स ओके. हाउ वुड हॉर्नीज explanation of depression be different from the Alfred Adler? So guys, ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं. अभी के लिए 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं. So I hope you guys liked it. Then please do subscribe to my channel and I'll see you soon. Thank you.